हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कौन कौन से लॉ हैं जो गवर्न करते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स और उनकी ट्रांसडक्शन को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला लॉ है वेबर-फेचनर लॉ। अब हमने पढ़ा था पैसिनियन कॉर्पसल्स हैं, ठीक है, उनमें रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होता है और फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि स्टिमुलस जितना ज्यादा होगा, स्टिमुलस है उसको हम जितना ज्यादा करेंगे, हमने यहाँ देखा पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा इनसाइड जा रहा है ना, इनफ्लक्स उतना ही ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए जो पीक जनरेट होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। समझ आया? तो इसे हम और टर्म में क्या बोलेंगे कि स्टिमुलस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड से। समझ आया? ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो है उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही थ्रेशोल्ड की तरफ हम ज्यादा जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, जितना हम स्टिमुलस ज्यादा अप्लाई करेंगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी एक्शन पोटेंशियल की ज्यादा होगी, है ना। पहले एक थी और ज्यादा पॉजिटिविटी आई तो दोबारा हो गई। अब जितना पॉजिटिव स्टेट में ज्यादा है, जो फ्रीक्वेंसी है, पीक्स जो है वो ज्यादा होंगी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ, यहाँ हम फ्रीक्वेंसी बात करें एक्शन पोटेंशियल की, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल मतलब वो थ्रेशोल्ड को टच कर चुका है। ठीक है, ये अगर ग्राफ है, थ्रेशोल्ड को टच कर चुका है तो उसके ऊपर पीक ज्यादा है, तो नंबर ऑफ जो एक्शन पोटेंशियल पीक है वो किस पे डिपेंड करता है? स्टिमुलस इंटेंसिटी पे। तो वेबर-फेचनर लॉ क्या बताता है हमें कि जो स्टिमुलस इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस इज डिपेंडेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, मैम एक्शन पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टिमुलस को आप डबल कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाएगी, बल्कि होता क्या है, अगर आप इसे 2 टाइम्स कर दोगे, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगी 2 टाइम्स। मान लो ये A इंटू बी अगर है स्टिमुलस स्ट्रेंथ, तो ये A प्लस बी हो जाएगी। एक एरिथमेटिक है, एक लॉगरिथम में है। ठीक है, तो इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इस टर्म में बात कर सकते हैं, इजी रहेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और हमारा जो सेंसेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा? हमारे स्टिमुलस पे डिपेंड करेगा। तो ये लॉ बताता है हमें वेबर-फेचनर लॉ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी रिसेप्टर्स की, वो है लॉ ऑफ एडिक्वेट स्टिमुलस। लॉ ऑफ एडिक्वेट स्टिमुलस क्या है कि हमें हमारे जो रिसेप्टर्स हैं उनको एक स्पेसिफिक मिनिमम थ्रेशोल्ड चाहिए, वो हर रिसेप्टर का स्पेसिफिक है। कैसे? क्योंकि रोड एंड कोन सेल जो हैं वो लाइट को सेंस करते हैं, ठीक है, लेकिन साथ में ये टच को, प्रेशर को भी सेंस करते हैं, लेकिन थ्रेशोल्ड इसका बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा प्रेशर जब हम आई पे लगाएंगे तब रोड एंड कोन एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन वो रोड एंड कोन किसके लिए स्पेसिफिक है? लाइट के लिए। तो बहुत कम थ्रेशोल्ड लाइट का जैसे ही रोड कोन सेल के ऊपर पड़ेगा तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एडिक्वेट स्टिमुलस कि मिनिमम अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड इज रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। सो एवरी रिसेप्टर हैव स्पेसिफिक स्टिमुलस फॉर इट। तो हर रिसेप्टर का एक स्पेसिफिक स्टिमुलस है, इसीलिए टच जो है वो टच को बहुत मिनिमम थ्रेशोल्ड पे फील कर पाता है। ऐसे ही लाइट को रोड एंड कोन बहुत ही मिनिमम थ्रेशोल्ड पे फील कर पाते हैं, दूसरे रिसेप्टर नहीं कर पाते। ठीक है, तो यह लॉ ऑफ एडिक्वेट स्टिमुलस। तीसरा है एडेप्टेशन। अब हमें पता है कि कुछ रिसेप्टर हैं जो स्लो एडेप्टिंग है, कुछ रिसेप्टर हैं जो फास्ट एडेप्टिंग है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। ठीक है, अब वो एडेप्टेशन जो है वो किस वजह से आई? जैसे मान लो ये हमने स्टिमुलस दिया, ठीक है, अब ये जो स्टिमुलस दिया उसमें कुछ जो रिसेप्टर हैं उन्होंने क्या किया, वो फायर किया और फायरिंग कम होती गई और फायरिंग सबसाइड हो गई, तो वो एडेप्ट हो गए एनवायरमेंट को, है ना, एडेप्ट हो गए। इसको बोलते हैं हम फेजिक। फेजिक मतलब वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट को बोलते हैं फेज, मतलब इंटरवल के बाद उन्हें वो बेसिकली फायरिंग इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, फेजिक रिदम। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं फेजिक रिसेप्टर। और ये क्योंकि एडेप्ट हो गए तो इन्हें बोलते हैं फास्ट एडेप्टिंग रिसेप्टर, फास्ट एडेप्टिंग। ठीक है, और अगर इसकी बजाय जो दूसरा रिसेप्टर है वो क्या करता है, जब तक स्टिमुलस रहेगा तब तक वो फायर करता है, तब तक वो फायर करता रहेगा। ठीक है, ऐसे। तो इस रिसेप्टर को क्या बोलेंगे हम? टोनिक रिसेप्टर। टोनिक
इसने एडेप्ट नहीं किया एनवायरमेंट में, इसीलिए इसे बोलेंगे स्लो एडेप्टिंग रिसेप्टर्स। ठीक है, तो जो टॉनिक रिसेप्टर्स हैं वो स्लो एडेप्टिंग होते हैं, जो फेजिक होते हैं वो फास्ट एडेप्टिंग होते हैं। ठीक है, बाकी एडेप्टेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, कमिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है म्यूलर्स डॉक्ट्राइन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जी। स्पेसिफिक नर्व एनर्जी। अब देखो, ये एक तो है ये म्यूलर्स डॉक्ट्राइन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जी, और एक है ये लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। देखो भाई, जब मैं स्टूडेंट थी, जब मुझे दोनों बहुत कंफ्यूज करते थे। ठीक है, आपको आज बड़े क्लियर टर्म में बता देती हूँ। म्यूलर्स डॉक्ट्राइन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं इस लॉ को देख के। म्यूलर्स ने दी थी इसलिए उसे बोलते हैं म्यूलर्स डॉक्ट्राइन, कि म्यूलर्स ने कुछ दिया है। स्पेसिफिक नर्व एनर्जी। अब देखो, स्पेसिफिक नर्व का क्या मीनिंग है आपके लिए? स्पेसिफिक नर्व है कि जो भी नर्व जा रही है उसकी मोडालिटी क्या है, मतलब वो कौन सी इंफॉर्मेशन को लेके जा रही है। जैसे टच है तो टच वाला पाथवे टच की इंफॉर्मेशन को ही लेके जाएगा, उसे बोलते हैं मोडालिटी। ठीक है, अब देखो मोडालिटी, स्पेसिफिक नर्व यानी मोडालिटी, क्या चीज सेंस कर रही है वो। तो अगर हम इस ट्रैक को देखें तो मान लो ये पेन है। ठीक है, तो पेन ट्रैक जो है, ये मान लो टच किया है मैंने, कोई फाइन पिन टच की है। ठीक है, तो ये टच पाथवे स्पाइनल कॉर्ड से रिस्पेक्टिव सेंसरी कॉर्टेक्स में जाएगा। तो ये जो पाथवे है, अब यहाँ इस पाथवे में मैं यहां से स्टिमुलेट कर लूं, यहां से स्टिमुलेट कर लूं, यहां से स्टिमुलेट कर लूं, हमें टच ही फील होगा, है ना। बेसिकली जो पूरा पाथवे है, अलोंग दैट पाथवे मोडालिटी सेम रहती है। इसीलिए जो टच है, टच करने से, टच रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने से या फिर पूरे ट्रैक में कहीं भी स्टिमुलेट करने से हमें टच ही फील होगा, सेम मोडालिटी फील होगी हमेशा। अगर आगे से आप रिसेप्टर को हटा के कोई और रिसेप्टर से कनेक्ट कर देते हैं, ये कुछ ऐसा है स्पेसिफिक नर्व एनर्जी से आप मान लो आपने वायर लगाई और आगे कोई बल्ब लगा दिया, ट्यूब लगा दी। ठीक है, तो बल्ब जो है, ट्यूब है, आप उस वायर को इस पॉइंट से हटा के घर के किसी और पॉइंट में लगा दो, ट्यूब तो जलेगी, राइट। तो ये वही चीज है कि पाथवे सेम है, ट्यूब तो जलेगी, परसेप्शन सेंसेशन तो होनी है हमारी बॉडी में। कॉर्टेक्स में जो सेंसरी जो कॉर्टेक्स है वो एरिया स्पेसिफाइड है उसके लिए, तो सेंसेशन तो होनी ही है। तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? एरिया ऑफ ब्रेन। उस एरिया ऑफ ब्रेन तक जो ट्रैक जाता है, उस ट्रैक को आप कहीं से स्टिमुलेट कर लो, आपको वही सेंसेशन फील होगी। इसीलिए टच वाले ट्रैक पे टच सेंसेशन ही फील होगी, वही मोडालिटी फील होगी अलोंग द ट्रैक। इसीलिए बोलते हैं स्पेसिफिक नर्व एनर्जी, सेम मोडालिटी रहेगी। ठीक है, तो टच होगा तो टच फील होगा, पेन पाथवे है तो पेन पाथवे फील होगा। समझ आया? तो म्यूलर्स डॉक्ट्राइन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जी कि अलोंग द ट्रैक आप कहीं भी स्टिमुलेट करो, सेंसेशन मोडालिटी सेम रहेगी। समझ आया? इसे बोलते हैं म्यूलर्स डॉक्ट्राइन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जी। अब देखो इसी ट्रैक से इन्वॉल्व ये दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, इसे इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। म्यूलर्स डॉक्ट्राइन को हम ये भी बोलते हैं लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल, लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल। ठीक है, क्योंकि इसे हम बोलते हैं लाइन, ये लाइन है और ये लेबल्ड है किस चीज के लिए? टच के लिए या फिर पेन के लिए, कोई भी ट्रैक। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं इसे लेबल्ड लाइन, कि लेबल है अलोंग द लाइन सेम रहेगा। ठीक है, तो म्यूलर्स एनर्जी, म्यूलर्स डॉक्ट्राइन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जी कभी नहीं भूलना। ओके, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? अलोंग द सेम ट्रैक। लॉ ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है कि अलोंग द सेम ट्रैक मैं कहीं से भी स्टिमुलेट कर लूं, लेबल लाइन प्रिंसिपल को ही चेक करने के लिए लॉ ऑफ प्रोजेक्शन आया था। वो किस लिए आया था कि अलोंग द ट्रैक में कहीं भी स्टिमुलेट कर लूं, हमारी ब्रेन को क्या फील होगा कि मेरी फिंगर को ही टच किया है। ठीक है, अगर फिंगर टच होती है तो ब्रेन के पास हमारी जो परसेप्शन जाएगी वो यही जाएगी कि फिंगर को टच किया है। ये कैसे टेस्ट किया गया? एग्जाम्पल है इसका फैंटम लिम्ब, फैंटम लिम्ब। ठीक है, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ प्रोजेक्शन है ये बताता है कि जो आपकी सेंसेशन है, फेल्ट तो सेम सेंसेशन होगी, लेकिन फेल्ट कहाँ होगी? फिंगर पे। ठीक है, इवन आपका हाथ कट भी हो जाए तो भी आपकी फिंगर पे ही फील होगी। कैसे? इसीलिए ये टेस्ट करने के लिए प्लेन में आया था फैंटम लिम्ब। फैंटम मतलब एम्पुटेटेड, एब्सेंट। ठीक है, लिम्ब एब्सेंट है, लिम्ब को काट दिया गया है सर्जरी से, एम्पुटेशन हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर उस ट्रैक को मान लो अब इतना एम्पुटेशन हो जाए और इस ट्रैक को कहीं से भी आप स्टिमुलेट करोगे
तो आपको फील क्या होगा कि आपकी फिंगर को टच किया जा रहा है, चाहे फिंगर ना हो प्लेन, फिंगर को कट कर दिया गया है, एम्पुटेशन हो चुकी है, लेकिन सेम पाथवे अगर स्टिमुलेट होता है तो आपको फील होगा कि फिंगर को टच किया जा रहा है। तो इसे बोलेंगे लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, कि आप अलोंग द ट्रैक कहीं भी स्टिमुलेट कर लो, आपको फील कहाँ होगा, दैट विल बी रेफर्ड टू रिसेप्टर लोकेशन। ठीक है, यह लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। लास्ट है लॉ ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि अगर फिंगर पे टच हो रहा है तो आप किस लेवल का टच करें, आराम से टच किया या ज्यादा क्रूडली टच किया, ये कैसे फील करेंगे, इंटेंसिटी में डिफरेंस कैसे। अब ये सिर्फ टच थोड़ी ना होता है, आप हियरिंग में देखो, कभी आप लाउड नॉइस, कभी आप सॉफ्ट नॉइस, कभी दोनों नॉइस हो रहे होते हैं तो भी आप फील कर पाते हो कि दो टाइप के नॉइस है, एक स्लो भी है एक लाउड भी है ना। तो इंटेंसिटी डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो आप, है ना। वो किस वजह से होता है, पहली बात तो वेबर-फेचनर लॉ हमने पढ़ा था कि स्टिमुलस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा एक्शन पोटेंशियल, तो जितना स्टिमुलस उतना एक्शन पोटेंशियल। पहली बात तो उसी से पता चल जाती है कि कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, हमारे ब्रेन को पता चल जाएगा कि कितना इंटेंसिटी है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, नंबर ऑफ रिसेप्टर, यहाँ पे इस लोकेशन पे कितने रिसेप्टर एक्टिवेटेड हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितना फायरिंग होगी आगे, तो हमारे ब्रेन तक कितना इंपल्स जाएगा, नंबर ऑफ रिसेप्टर। इसे हम दूसरी टर्म में भी पढ़ सकते हैं कि नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सेंसरी यूनिट्स। अब रिक्रूटमेंट ऑफ सेंसरी यूनिट्स क्या होती है कि सेंसरी यूनिट क्या होती है भाई, अब सेंसरी यूनिट होती है कि एक नर्व फाइबर, ठीक है, वो जितने भी एरिया को सप्लाई कर रहा है, तो ये सेंसरी फाइबर है, सेंसरी नर्व है ये कोई, ठीक है। अब ये अगर मान लो ये फिंगर है, ठीक है, ये फिंगर के इतने एरिया को सप्लाई कर रही है, तो ये सारा एरिया और ये नर्व फाइबर, इसे बोलते हैं हम सेंसरी यूनिट, ठीक है। अब हम टच करते हैं, मेरी फिंगर को यहाँ टच कर रहे हैं या यहाँ टच कर रहे हैं, या फिर इस तरीके से टच कर रहे हैं कि ये पूरा एक्टिवेटेड है। अब कुछ सेंसरी यूनिट यहाँ भी होंगी, कुछ सेंसरी यूनिट यहाँ भी होंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेंसरी यूनिट रिक्रूटेड, कितनी सेंसरी यूनिट को हम डिफॉर्म कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेंसरी यूनिट जो है रिक्रूटेड हमें बताएगी कि इंटेंसिटी कैसी है, ठीक है। इस एरिया को जो एक सप्लाई करते हैं उसे हम बोलते हैं रिसेप्टिव फील्ड। इस रिसेप्टिव फील्ड, डिपेंडिंग ऑन दिस रिसेप्टिव फील्ड हमारे ब्रेन में एरिया फिक्स होता है, ठीक है। कितना रिसेप्टिव फील्ड के लिए कितना एरिया है, डिपेंडिंग ऑन हमारा वर्क कितना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐसा प्रोफेशन चूज कर लेती हूँ जहाँ पे राइटिंग बहुत ज्यादा है, तो ठीक है, मेरा रिसेप्टिव फील्ड जो है, मेरा जो ब्रेन, इस छोटे से रिसेप्टिव फील्ड, मेरे छोटी सी फिंगर का जो एरिया है, ब्रेन में जो एरिया है, इस छोटे से एरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल जो ब्रेन में एरिया, वो बढ़ता जाएगा, एरिया अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वो ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी डिस्क्रिमिनेशन हम कैसे कर पाते हैं। एक तो वेबर-फेचनर लॉ, मतलब स्टिमुलस कैसा है, और दूसरा कितने रिसेप्टिव फील्ड, कितनी सेंसरी यूनिट रिक्रूटेड है, डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। तो आज हमने पढ़ लिया प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर्स, जिसमें हमने पढ़ा वेबर-फेचनर लॉ कि स्टिमुलस जो है वो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और लॉ ऑफ एडिक्वेट स्टिमुलस की स्पेसिफिक रिसेप्टर स्पेसिफिक मोडालिटी के लिए होते हैं, कम थ्रेशोल्ड पे एक्ट कर सकते हैं वो, इसीलिए टच के लिए और रेड को लाइट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। म्यूलर्स डॉक्ट्राइन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी, स्लो एंड फास्ट अडेप्टिंग फाइबर्स, ठीक है, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन एंड लॉ ऑफ इंटेंसिटी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट रिसेप्टर प्रॉपर्टीज। आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल ट्राई टू क्लियर, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच।